हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम डोवर बीच और कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे पोएम के बारे में, यानी पोएम के राइटर या पोइट या ऑथर कौन है। उसके बाद हम जानेंगे फॉर्म, यानी ये जो पोएम है किस फॉर्म में लिखी गई है। फिर पोएम के थीम को समझेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं, हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में इसे समझने वाले हैं, 1 2 3 लाइन्स ओनली। थीम के बाद में मैसेज और फिर चलेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे उस समय हम पोएटिक डिवाइसेस को भी जानेंगे, यानी कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर यूज की गई हैं। क्लियर? पोएटिक डिवाइसेस करते हुए आपके सामने बहुत सारी वर्ड्स ऐसी आपको नज़र आएंगी जो आपने शायद ना देखी हो पहले, तो उनके मीनिंग भी आपके सामने होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में, है ना। तो वोकैबुलरी भी आपकी एनहांस होने वाली है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ आपको ना आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका मैं बताऊंगी आज, तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये जो आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका है ये मैं आपको समझाऊंगी सबसे लास्ट में। पोएम को समराइज करूंगी सबसे लास्ट में, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आपने सुन लिया कि सबसे लास्ट में समराइज करूंगी तो आप सीधा डायरेक्ट लास्ट में पहुंचे, इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि पहले हम स्टेप बाय स्टेप पोएम के बारे में जानेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे, उसके बाद में समराइज करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए आपकी कंसंट्रेशन और थोड़ा सा टाइम लेकर आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करते हैं हम राइटर से, यानी ऑथर से। पोएम के ऑथर हैं मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड एक इंग्लिश पोइट, साथ ही साथ कल्चरल क्रिटिक रहे हैं। अब कल्चरल क्रिटिक क्या है? कल्चरल क्रिटिक एक्चुअली इज समवन हु एग्जामिन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए गिवन कल्चर। ऑलरेडी जो कल्चर है ना, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को जो एग्जामिन करता है, इस टाइप की पर्सनैलिटी मैथ्यू आर्नल्ड थे। इन्होंने एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वर्क किया है, एक लीडिंग फिगर के रूप में रहे हैं विक्टोरियन इरा में। अब देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम और आपका लूंगी, एक चीज और समझाना चाहूंगी यहीं पर। जैसे हम पॉइंट्स बना के स्टडी करते हैं ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो वीडियो को। देखिए, यहीं पर आपके 2-3 छोटे क्वेश्चंस तैयार हो गए, जैसे कि वेरी फर्स्ट, डोवर बीच के राइटर कौन है या पोइट कौन है, मैथ्यू आर्नोल्ड कौन से इरा से बिलोंग करते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड किस टाइप के क्रिटिक है। तो ध्यान से आपको सिर्फ देखना है। मेरी गारंटी है अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं ना, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करते हैं अपने इस चैनल पे, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे। अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं किया ना, तो भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, इस चीज की गारंटी है अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। डोवर बीच जो है किस टाइप से लिखी हुई पोएम है, तो देखिए टोटल 37 लाइन्स हैं हमारी इस पोएम के अंदर, और ये लाइन्स डिवाइडेड है 4 स्टेंजास में, लेकिन स्टेंजास है अनइवन। इट मीन्स एक पर्टिकुलर लाइन्स की क्वांटिटी नहीं रखी गई है कि 10 लाइन 1 स्टेंजा में, 10 लाइन 2 स्टेंजास में, नो, अनइवन स्टेंजास है। किसी में 4 भी हैं तो किसी में फिर आगे 9 भी है, इस तरह से है। पोएम जो है वो किसी भी कंसिस्टेंट राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती है, तो ये डोवर बीच का फॉर्म है एक तरीके से। ओके, तो पोएम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? 37 लाइन्स हैं, 4 अनइवन स्टेंजास हैं, कंसिस्टेंट राइम स्कीम यहाँ पर नहीं है। थीम क्या है? मेन चीज होती है पोएम की, या किसी भी वर्क को जब अपन डिस्कस करते हैं तो उसका थीम जो होता है ना, वो मेन होता है, क्योंकि थीम समझ में आ गया तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। समझ लीजिए, डोवर बीच जो है इसका मेन थीम है द लॉस ऑफ फेथ एंड द रिजल्टिंग अनसर्टेनिटी एंड कैओस इन द वर्ल्ड। एक्चुअली ये जो पोएम है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कुछ इस तरह से लिखी है कि वो एक बीच के पास खड़े हैं और बहुत ध्यान से देख रहे हैं पानी को, समुद्र को, उसकी लहरों को आते जाते, और उसे रिलेट कर रहे हैं फेथ के साथ में। तो किस तरह से वो डिस्कस करेंगे वो तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे। थीम मेन ये हो गया, उसके बाद में है मैसेज। तो डोवर बीच का जो मैसेज है बहुत ही प्यारा मैसेज है, वो आपको लाइफ की अनसर्टेनिटीज के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे अगर हम पूरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आगे इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसीलिए अब हम आगे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैसेज, थीम, फॉर्म जो है समझ में आने वाला है, क्योंकि हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। Very first stanza, the sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the straits. अब देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ड्स आपको लगेंगे ना, वही वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए मेंशन हो जाएंगे, जो भी लगेंगे कि हाँ ये टफ है। और बाकी एक्सप्लेनेशन में तो हम क्लियर करते ही जा रहे हैं साथ के साथ। तो
देखो हर एक वर्ड जो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा टफ है, उसे एक बार नीचे नज़र मार लेना, आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। द सी इज़ काम टुनाइट। अब यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं यहाँ मेंशन करूँ। सी आप जानते हैं, काम आप जानते हैं, टुनाइट आप जानते हैं। जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड है बताना चाहिए तो वो वहाँ नीचे मेंशन कर दिया जाता है। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ भी इसमें टफ, कुछ भी कोई भी वर्ड ऐसा लग जाता है कि भाई हाँ ये वर्ड और टफ है, तो आप एक छोटा सा काम किया कीजिए कि उसी वर्ड को तुरंत मेंशन कर लें, नोट कर लें अपनी किसी भी रफ नोटबुक के अंदर, और वहाँ तुरंत डिक्शनरी से आप कंसल्ट किया करें। जैसे ही आप वर्ड्स के साथ में इस तरह का फॉर्म बना लेंगे ना कि जो वर्ड आपको टफ लग रहा है उसको छोड़कर आगे ना बढ़े, उसको साथ में लेकर आगे बढ़े, या टफ लग रहा है उसको साथ के साथ डिक्शनरी में कंसल्ट करें, तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक रहेगा। वो जब भी आप उस वर्ड को देखेंगे ना आपके माइंड में आ जाएगा, अरे उस टाइम पे देखा था। ठीक है, तो चलिए ये तो था बेसिक, आगे हम तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। द सी इज काम टुनाइट, इट मीन्स आज रात समुद्र शांत है। द टाइड इज फुल, टाइड क्या होती है? द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, है ना। जो लहरें होती है ना उनका रेगुलर जो राइज और फॉल होता है वो होता है टाइड, यानी टाइड फुल है, एकदम ज्वार जिसको बोलते हैं फुल है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, मून यहाँ तक लाइन अपनी कंप्लीट होती है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड मैसेज। जलडमरू मध्य जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा जलडमरू मध्य, है ना, कि चांद जो है वो चमक रहा है, मून बिल्कुल क्लियर चमक रहा है। कहाँ पर? जलडमरू मध्य पे, यानी एक पाथ बना हुआ है, वाटर का पाथ बना हुआ है बिटवीन टू लैंड मासेस। वहां पर चांद जो है वो बिल्कुल क्लियर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स, फ्रेंच कोस्ट पर यानी फ्रेंच तट पर आपको लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे पोइट जो है ना वो आपके सामने एक इमेजरी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इमेजरी आ रही है आपके सामने कि कैसा व्यू है। समुद्र के किनारे खड़ा है, शांत, इसको बिल्कुल एकदम शांत समुद्र नजर आ रहा है। टाइड फुल यानी ज्वार अपने एकदम फुल पर है, चांद चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी का कोई रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते के ऊपर चांद जो है वो चमक रहा है, चांद की पूरी पूरी रोशनी जो है वहाँ बिखरी हुई है। फ्रेंच कोस्ट जो है यानी फ्रेंच जो तट है वहाँ पर लाइट चमकती है और चली जाती है, यानी कभी चमकती है कभी चली जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं, क्लिफ्स यानी चट्टाने हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। इंग्लैंड की जो चट्टानें शांत खाड़ी में चमकती हुई बहुत ही विशाल आकार में खड़ी हैं, विशाल आकार में एकदम, मतलब ट्रैंक्विल बे यानी एकदम शांत पीसफुल जो जगह होती है उसको बोलते हैं बे, खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से एक सीन जो है वो आपकी नजर के सामने घूमा है। अभी अभी आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में एक सीन बना हुआ कि समुद्र शांत है, टाइड फुल है, मून भी क्लियर चमक रहा है, वो भी कहाँ? जलडमरू मध्य पे। फ्रेंच तट पर लाइट चमकती है और चली जाती है। इंग्लैंड की चट्टानें शांत खाड़ी में चमकती हुई विशाल आकार में खड़ी है, विशाल एकदम वास्ट, बहुत बड़ी आकार में खड़ी हुई है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा सीन जो है वो पोइट ने प्रेजेंट किया है कि कैसा सीन है। अब हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइस। देखिए पोएटिक डिवाइस के अंदर सबसे पहले तो मेटाफर है। सी जो है ना यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज हुआ है, सी एज अ मेटाफर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आपको बताएगा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की इस समय स्थिति क्या है, कैसी है। कामनेस है, बिल्कुल एकदम शांत है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, क्योंकि समुद्र शांत है। अब देखिए एक चीज दिमाग में बिठा के चलना, सी जो है ना ये यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने? पूरी दुनिया, एक तरह से पूरा वर्ल्ड। ठीक है, अब सी को बताया कैसा? काम बताया है। इसका मतलब वर्ल्ड के अंदर क्या है? पीस है। समझ रहे हो? इट मीन्स ये एज ए मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर। अब आगे बढ़े, क्योंकि देखो पर्सोनिफिकेशन भी है। मून यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है कि लेइंग फेयर, एक तरह से मतलब लेटा हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि चांद की चांदनी जो है वो बिखरी हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद लेटा हुआ है रास्ते में, पूरा रास्ता चमक रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ यूज हुआ है। बहुत ही स्लाइट जो है ना, एकदम स्लाइट इवेल्युएशन अगर आप करते हो ना एक एक वर्ड का, तो पोएटिक डिवाइस एकदम से आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएंगे। देखो, कम टू द विंडो स्वीट इज द नाइट एयर। अब किसी को वो विंडो पर बुला रहा है, यानी किसी को बोल रहा है कि कम टू द विंडो, कि खिड़की पर आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, कि रात की हवा जो है वो बहुत ही स्वीट स्वीट चल रही है, बहुत ही प्यारी चल रही है। बहुत स्वीट, यहाँ मीठे से नहीं कह सकते आप, ये कहिए कि मन को बहलाने वाली, मन को खुश करने वाली, अच्छी लगने वाली जो है ना हवा चल रही है। तो खिड़की पर आओ। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे,
कि लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे क्या है। एक्चुअली लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे क्या होती है कि वो एक ऐसी जगह जहां पे सी और लैंड जो है वो आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, उसे बोलते हैं लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। कि केवल लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड लैंड, कि केवल स्प्रे की जो लंबी लाइन है ना, जहां सी और मून से ढकी हुई भूमि मिलती है, बस वहां तक शांत एकदम वातावरण नजर आ रहा है। तो आओ विंडो पर आओ और वहां तक का नजारा जो है वो भी तुम भी मेरे साथ देखो। पोएटिक डिवाइस हियर इज मेटाफोर आल्सो दैट लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे जो है यहां पर बताया गया है वो जगह जहां पर सी जो है वो किससे मिल रहा है, मून ब्लेंस्ड लैंड से मिल रहा है। यानी धरती और जो समुद्र है, पानी जो है, धरती और पानी जो है उसको मिलाने वाली जो एक रेखा है उसको बोल रहे हैं लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। आगे चलते हैं। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर। सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग रोर यानी ग्रेटिंग का मतलब अनप्लीजेंट होता है, वर्ड यहाँ पे मेंशन है, आप देख लिया, यहाँ पे देख लिया कीजिए ना। ग्रेटिंग रोर, रोर का मतलब दहाड़ना, ग्रेटिंग मतलब जो अनप्लीजेंट होता है साउंड, उसको बोलते हैं। यू हियर द ग्रेटिंग रोर, कि आओ सुनो, अब तुम्हें सुनाई देगी कैसी आवाज, ग्रेटिंग रोर, यानी ऐसी दहाड़ जो अनप्लीजेंट है, यानी कहीं ना कहीं अभी तक तो वो सी के काम होने की बात कर रहा था, शांत होने की बात कर रहा था, यानी वर्ड जो है वो कैसा है, शांत है, पीसफुल है, यही बात हो रही थी। लेकिन यहां इस स्टेंजा में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम सुनो ग्रेटिंग रोर। जैसे ही समुद्र की लहरें जो हैं जब आपकी तरफ आती हैं और वापस लौटती हैं तो एक बहुत ही जोरदार शोर करती हैं, बहुत तेज शोर करती है। कभी मौका मिले तो कभी समुद्र के किनारे जाना और सुनना उन लहरों का आना और जाना, आपको मतलब एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इतनी तेज आवाज़ करती हैं वो। तो कहते हैं कि सुनो वो आवाज़ जो कि ग्रेटिंग रोर मुझे लग रही है, ऑफ पेबल्स विच द वेव ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। इतनी तेज आवाज हो रही है और वो जो धारा है समुद्र की, जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, पेबल्स को, जो किनारे पे जो पत्थर होते हैं उनको पीछे धकेल रही हैं या वापस लेकर आ रही हैं, या तो अपनी तरफ खींचती हैं या फिर लेकर जाती हैं। और धाराएं क्या हो रही हैं, एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, यानी ऊंचे किनारों तक उछलती हैं, एकदम हाई स्ट्रैंड, एलिवेटेड शोर लाइन, जो किनारा है ना उससे भी ऊपर की तरफ उछलती है। यानी इन समुद्र की लहरों का हमारी तरफ आना और वापस लौट जाना, सुनो तो सही, अपने साथ में वो पत्थरों को बहाकर लेकर जाती है, कभी लेकर आती है, और इनका इतना ऊंचा उछलना, यहाँ पर आओ और सुनो। ये अब यहाँ पे एक तरह से डिस्क्राइब करना चाह रहा है किस चीज को, मतलब एक अनसर्टेनिटी होती है ना उसको, यानी समुद्र शांत है लेकिन कब तक है ये नहीं पता, दुनिया के अंदर शांति है लेकिन कब तक है ये नहीं पता। तो चलिए हम करते पोएटिक डिवाइस मेटाफर। ग्रेटिंग रोर, देखो ग्रेटिंग रोर यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हार्श रियलिटीज है ना जो लाइफ की, उसके साथ रिलेट कर रहा है ये। तो ग्रेटिंग रोर जो है ये वो एज ए मेटाफर आप यहाँ पे लिखेंगे। पर्सोनिफिकेशन भी है, कैसे वेव्स जो हैं उनको पर्सोनिफाई किया है क्योंकि उनको बताया है कि वो ले जा सकती हैं अपने साथ में पेबल्स को, फ्लिंग दैम अप द हाई स्ट्रैंड बोला है ना, तो वेव के अंदर क्वालिटी बताई गई है पर्सन वाली, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते। बिगिन एंड चीज एंड देन अगेन बिगिन, सीज सॉरी रुक जाना, बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, यानी ये क्या कह रहा है कि शुरू करें और रुके, यानी शुरू करें, सीज यानी रुक जाना, रुके और दोबारा शुरू करें, समझ रहे, यानी लहरें जो हैं वो क्या कर रही हैं, जा रही हैं फिर रुकती हैं फिर जा रही हैं, यानी आना जाना रुकना ये चल रहा है, अनसर्टेनिटी लाइफ के अंदर चल रही है। अब लाइफ से रिलेट करके चलिए आप इसको, लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी है, जिंदगी के अंदर हमेशा खुशी नहीं बनी रहती, हमेशा गम नहीं बना रहता, तो जीवन जिस तरीके से उतार चढ़ाव से भरा हुआ है उसी तरीके से वो समुद्र की लहरों को भी यहाँ पर बता रहा है। जिस तरीके से सोसाइटी में वर्ल्ड के अंदर खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, उसी तरीके से समुद्र की लहरों में भी वो ये चीज़ें देखने के लिए कह रहा है। एक्चुअल में वो सी को रिलेट कर रहा है किस चीज़ से, इस पूरे संसार से, जैसे मैंने आपको बताया, और साथ में ह्यूमन लाइफ से, जो इंसान की जो लाइफ होती है उससे। ह्यूमन लाइफ के अंदर
इमोशंस का जो उतार चढ़ाव है वो सी वेव्स का उतार चढ़ाव है, मतलब बराबर रिलेट कर रहा है वो विद ट्रिमुलस। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपको यहाँ पर इस तरह से लगता है ना कि ये वर्ड जो है ये हमें अपने एक्सप्लेनेशन में लिखने के काम में आएगा, तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए, मतलब छोड़ा मत कीजिए। कोई भी पोएम की लाइन, कोई भी वर्ड अगर आपको अच्छा लगता है, आपके एग्जाम के अंदर जब आप आंसर लिख के आते हैं ना, स्पेशली ऐसे टाइप जो आंसर्स होते हैं उनके अंदर अगर आप पोएम की टेक्स्ट की लाइन लिखाएंगे एज इट इज, यकीन मानिए एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है उस चीज से और आपको मार्क्स बहुत अच्छे देगा। जैसे मान लीजिए बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, बहुत आसान है ना याद करना, आप 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। और यही लाइन अगर एज इट इज आप लिखी आएंगे ऐसे टाइप के अंदर, जब भी आप ऐसे टाइप क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई आ गया, डूअर बेच का मान ले क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आ गया या डूअर बेच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप ये टेक्स्ट की एक ही लाइन लिखी आए, तो ये मानो कि आपका आंसर जो है ना वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इंप्रेसिव होगा। तो कहाँ थे हम? विद ट्रिमुलस सेडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। अब ये क्या कह रहा है कि शुरू करें और रुके और फिर शुरू करें, तो इससे क्या है कि जो ये कंपन करती हुई जो ताल जो बन रही है ना, कंपन कर रही है धीरे धीरे, और उदासी का जो नोट है इन लहरों की आवाज के साथ महसूस होता है। ये एटर्नल नोट है, उदासी का है। ये किसके साथ फील हो रहा है? उदासी के साथ फील हो रहा है। ये जो इन लहरों का आना और जाना है, उसका धीरे पड़ जाना है, ये हमारे लिए लेकर आ रहा है। हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? एक ऐसा नोट जो ये बता रहा है कि उदासी है, यानी दुनिया के अंदर परेशानियां हैं। ये हमें ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। तो तुम भी आओ, खिड़की पर आओ और देखो, दुनिया के अंदर शांति नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए है ये पोएम। देखिए पोएटिक डिवाइस में देखते हैं हम, मेटाफर है यहाँ पे। देखो मेटाफर किस तरीके से है कि लाइफ के रिदम को यहाँ पर ना, लाइफ के रिदम को किसके साथ में कंपेयर किया है? ट्रिमुलस कैडेंस के साथ में इन्होंने कंपेयर किया है, विच इज ऑफन अनसर्टेन, है ना, क्योंकि लाइफ के अंदर कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कभी कुछ होता ही रहता है। द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ये भी एज ए मेटाफर यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो लहरें हैं इनका आना जाना और इनके अंदर जो आवाज आ रही है, जो शोर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि शांति नहीं है। शोर है, इसका मतलब जीवन में कुछ ना कुछ वो जो कहते हैं ना उठापटक, वो मची हुई है, शांति नहीं है। जिस तरह से सागर जो है, अगर थोड़ी देर ठहरते हैं हम तो लगता है कि शांत है, लेकिन यहाँ रुक कर ठहर कर देखो तो सही, तब आपको पता चलेगा। लहरों के अंदर जो आवाज उठ रही है ना, इसको जब गहराई से सुनोगे तो पता लगेगा कि समुद्र के अंदर भी शांति नहीं है, यानी कि जीवन में किसी के भी शांति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफोक्लीज लॉन्ग एगो, सोफोक्लीज ने बहुत पहले हर्ड सुना था इट, इस उदासी को, ये जिस उदासी की बात कर रहे हैं ना, समुद्र की लहरों के अंदर जो इसको शोर सुनाई दे रहा है, जिसको ये रिलेट कर रहा है एटर्नल नोट के साथ, सैडनेस के एटर्नल नोट के साथ में, ऐसा ही सोफोक्लीज ने भी सुना था। कहाँ पे सुना था? एजियन पर। एजियन क्या है? यूरोप और एशिया के बीच में ना भूमध्य सागर का एक लंबा तटबंध है। ये देखिए मैंने मेंशन भी करा है यहाँ पे, एजियन रिलेटेड टू द एजियन सी। ये एक्चुअली यूरोप और एशिया के बीच में भूमध्य सागर का तटबंध जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सोफोक्लीज ने भी इस चीज को महसूस किया था। यानी सोफोक्लीज ने मेंशन किया था अपनी एक ट्रेजेडी के अंदर, वहां उन्होंने जिक्र किया था इसका, और ये जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे डोवर बीच का, ठीक है। एंड इट ब्रोट इनटू हिज माइंड, और सोफोक्लीज के माइंड के अंदर भी वो जो लहरें हैं, उन लहरों का आना जाना, सोफोक्लीज के माइंड के अंदर भी यही चीज लेकर आया था। क्या लेकर आया था? कि ये जो लहरें हैं ना, ये आती जाती हैं इस तरीके से जैसे इंसान के जीवन के अंदर दुख आते हैं, ह्यूमन मिजरी। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। कि जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि हम इस साउंड में ना एक थॉट भी देखते हैं, इस साउंड के अंदर, ये जो साउंड है, ये साउंड सोफोक्लीज ने भी सुना था। तो सोफोक्लीज के माइंड के अंदर भी यही आया था कि इंसान के जीवन के अंदर दुख है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, अशांत उतार चढ़ाव है। तो ये प्रवाह उनके दिमाग में भी आया था, उनके भी माइंड के अंदर ये फ्लो आया था। हम जब इस साउंड को सुनते हैं, फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, कि जब हम सुनते हैं ना तो हमारे भी माइंड के अंदर कोई ना कोई थॉट तो जरूर आता है। अब पोइट है, कोई फिलोसफर है,
कोई क्रिटिक है, वो अलग अलग नज़रिए से सोचता है, हर कोई इंसान अलग अलग नज़रिए से सोचता है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह सोफोक्लिस ने सोचा, जिस तरीके से मैथ्यू आर्नल्ड ने सोचा, हम अगर देखते हैं तो हमें भी कोई ना कोई नोट तो हमारे माइंड के अंदर भी स्ट्राइक करता है, हम भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी नज़रिए से इसे ज़रूर सोचते हैं। चलिए पोएटिक डिवाइस देखते हैं। अल्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि सोफोक्लिस का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। सोफोक्लिस जो है ग्रीक राइटर रहे हैं, ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं ये। तो एल्यूजन यहाँ आया क्योंकि रेफरेंस लिया है, और मेटाफर भी है क्योंकि एजियन सी की बात कर रहे हैं। एजियन सी और डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, इनको इन्होंने एज ए मेटाफर यूज किया है, जो हमारे टाइम मतलब जैसे समय के अलग अलग पीरियड जो होते हैं ना, उनको मेंशन करने के लिए। जैसे एजियन सी रिप्रेजेंट्स द एंशिएंट पास्ट, व्हेन सोफोक्लिस जब जिंदा थे तब की बात हो रही है, और नॉर्दर्न सी की बात की जा रही है, तो ये तब की बात की जा रही है जब स्पीकर प्रेजेंट है, जो हमारे जो राइटर है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ एज को एक तरह से बताने की बात की है कि बहुत टाइम पहले, लॉन्ग एगो। सोफोक्लिस ने भी तो मेंशन किया है ना ये चीज, सोफोक्लिस ने अपनी ट्रेजेडी में मेंशन किया है बहुत टाइम पहले। मैथ्यू आर्नोल्ड अब कर रहे हैं विक्टोरियन ईरा में। इसका मतलब टाइम का भी यहाँ पर बात किया गया है कि समय बदल जाता है, लेकिन जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए पोइट अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और मेरे माइंड में स्ट्राइक करी कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने उस टाइम में विक्टोरियन इरा के अंदर, जब सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब सोशल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उनके अंदर ना स्पिरिचुअल फेथ जो है वो कम हो गया था। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है कि स्पिरिचुअल फेथ में कमी आ गई थी। तो यहाँ पे जो इन्होंने सी की जो बात करी है बार बार, ये सी ऑफ फेथ भी हो सकता है। ओके, मीन्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है ये, और बहुत सारे राइटर्स ने भी ऐसा लिखा कि सी ऑफ फेथ भी हो सकता है ये, कि विश्वास का जो समुद्र है ना, वो अब बहुत जोर से शोर करने लगा है कि कभी विश्वास होता है चीज़ों पे, कभी विश्वास नहीं होता है। यानी स्पिरिचुअलिज्म जो है वो कम होता जा रहा है लोगों के अंदर। वो कहीं ना कहीं उस पे फेथ जो है ना, गॉड पे जो फेथ है ना, वो कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। द सी ऑफ फेथ, देखिए आ ही गया, वेरी गुड। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस, कि विश्वास का सागर जो कि कभी हुआ करता था, टू एट द फुल, बिल्कुल फुल भरा हुआ एकदम, लोगों को विश्वास था ईश्वर में, समझ लीजिए आप, भगवान में समझ लीजिए, सर्वशक्तिमान जो पावर है उसमें समझ लीजिए। एंड राउंड अर्थ श्योरली लाइक द फोल्ड ऑफ ए ब्राइट गिर्डल फर्ल्ड। इट मीन्स, ये गिर्डल का मतलब होता है कमरबंद, बेल्ट होती है ना जो कमर पे बांधती है लेडीज अपने ड्रेस को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, कमरबंद जिसको बोलते हैं, कमरबंद। तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले विश्वास जैसे कि धरती के हर कोने में था, धरती पर रहने वाले हर इंसान में था, इस तरह से था जैसे धरती ने अपने चारों तरफ कमरबंद बांध दिया हो। यानी विश्वास जो है वो भरपूर था लोगों के, बहुत ज़्यादा था। लेकिन आगे देखिए, पहले पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, इन 2-3 लाइन्स में क्या रही हैं। सी ऑफ फेथ इज अ मेटाफर फॉर रिलीजियस फेथ। देखो जैसे मैं आपको मेंशन कर ही रही थी, वही चीज़ देखिए यहाँ पे आई गई है सामने, कि सी ऑफ फेथ यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज हुआ है रिलीजियस फेथ के लिए। स्पीकर जैसा कि बार बार डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, बार बार लहरों के आने जाने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी की बात कर रहा है कि फेथ जो है इंसान का कम होता जा रहा है, इंसान में फेथ कम होता जा रहा है, इंसान का भगवान में फेथ कम होता जा रहा है। यहाँ पर सिमिली भी यूज हुई है, बिकॉज ले लाइक द फोल्ड, लाइक वर्ड आ गया ना, लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिर्डल फोल्ड, कि किस तरीके से फोल्ड कर रखा है, कमरबद्ध जो है जैसे बांध लेती है चारों तरफ से पूरी बॉडी को, उसी तरीके से विश्वास जो है उसने धरती को अपने अंदर चारों तरफ से बांध रखा था। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज हुआ है, सो हियर इज सिंपली। चलिए आगे मूव करते हैं। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब मैं केवल सुनता हूँ। क्या? इट्स मेलैंकली, कि अब विश्वास की कमी हो गई, अब उदासी है चारों तरफ, लॉन्ग विथड्रॉइंग रोर, बस वापस लौटने की दहाड़ है, शोर है। यानी कहीं ना कहीं विश्वास लौट रहा है, कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हो रहा है, रिट्रीटिंग, वापसी कर रहा है टू द ब्रीथ, सांस लेने के लिए। यानी विश्वास कम हो रहा है, विश्वास घुट रहा है, उसकी कहीं ना कहीं मौत हो रही है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। ऑफ द नाइट विंड ऑन द वास्ट एज ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की लहरें अपने साथ में छोटे छोटे राउंड टाइप स्टोन्स जो होते हैं, शिंगल्स, स्मॉल स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं, उनको अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है। उसी तरीके से इंसान के अंदर से फेथ जो है वो धीरे धीरे जैसे वापस जा रहा है किनारे की तरफ।
ठीक है, चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। हियर इज ऑल्सो मेटाफर, द मेलंकली लॉन्ग विड्रोइंग रोर, यहाँ पे एज ए मेटाफर है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रिलीजियस फेथ जो है वो कम होता जा रहा है। पर्सोनिफिकेशन भी है, बिकॉज सी ऑफ फेथ, अब सी ऑफ फेथ इट मीन्स पर्सोनिफाइड कर रहा है यहाँ पे। रिट्रीट, ब्रीथ ऑफ द नाइट, ये देखो सारी चीजें बताइए, रिट्रीट करना, ब्रीथ ऑफ द नाइट, विंड, डॉन, द वास्ट एज, ये सारी चीजें जो हैं ये बता रही है, पर्सोनिफिकेशन की तरफ इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि ये लिविंग क्वालिटीज हैं जो नॉन लिविंग में दिखाई गई हैं। सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, लव लेट अस बी ट्रू, ओह लव, यानी अब वो अपने बिलव्ड को, किसी को भी यहाँ पे बता रहा है या कह रहा है, या एक तरीके से कह दीजिए कि एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ लव लेट अस बी ट्रू, हम एक दूसरे के लिए सच्चे रहेंगे, टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए सच्चे रहेंगे। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, ये जो संसार है ना जो कि दिखाई देता है, टू लाई बिफोर अस, हमारे सामने जो ये संसार जो ये बिखरा पड़ा है, हमारे सामने जो संसार दिखाई दे रहा है हमें, अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, सपनों का संसार जो हमें दिखता है, यानी जो संसार जो हमें दिखाई दे रहा है जो इतना खूबसूरत है, सो वेरियस, इसके अंदर सब कुछ बहुत अलग अलग है, बहुत कुछ ब्यूटीफुल है, सो न्यू, बहुत कुछ नया है, ऐसा एक्चुअली में नहीं है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सॉलिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हो सके तो इस स्टेंजा को क्रैम कर लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से, और जब भी डॉवर बीच का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसे टाइप क्वेश्चन, प्लीज इसे डाल देना। मेरी गारंटी है आपके मार्क्स बाकी उन बच्चों की तुलना में जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा बेस्ट आएंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी लाइन है, आपकी यूज टू लाइफ के अंदर भी ये काम आ सकता है। आप जब पढ़ा रहे हो, आप जब किसी को कुछ समझा रहे हो, तो इस तरह की कोटेशंस जो हैं वो काम आती हैं। जिस तरीके से पैराडाइज लॉस्ट की बहुत सारी कोटेशंस हैं जो मुझे आज भी क्रैम है, जब स्टडी करवाते हैं तो याद रहती है, जैसे वर्ड दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंक्यूरेबल विल, स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट, करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, व्हाट इज एल्स टू बी ओवरकम। इस तरीके से ना बहुत सारी कोटेशंस होती हैं जो अपने को क्रैम कर लेनी चाहिए। वो हम अपने एग्जाम के अंदर तो काम में ले ही सकते हैं, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के साथ ही साथ जब हम स्टडी करवाते हैं तो भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो इसे कर लीजिए कि टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि हमारे सामने जो संसार है जो ऐसा लगता है कि हमारी सपनों की दुनिया है, जैसा कि वो दिखता है, इतना अलग, इतना सुंदर, इतना नया, वास्तव में ना तो यहाँ पर खुशी है, ना प्यार है, ना रोशनी है, ना ही सटिट्यूड, इट मीन्स कोई सर्टेनिटी है, नोर पीस, ना शांति है, नोर हेल्प फॉर पेन, ना ही कोई दुख में, दर्द में यहाँ मदद करने आता है। पोएटिक डिवाइस कर ले, अपोस्ट्रोफे, हियर इज अपोस्ट्रोफे, देखिए आया था ना, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे यूज करने से, ये फिगर ऑफ स्पीच होती है एक तरह से, यूज करने से एक तरह से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ स्पीकर एड्रेस कर रहा है किसी को, है ना, क्लियर हो जाता है हमारे सामने। मेटाफर भी है, द वर्ल्ड इज कंपेयर टू ए लैंड ऑफ ड्रीम, सो हियर इज मेटाफर, क्योंकि वर्ड जो है ना उसको कंपेयर किया है लैंड ऑफ ड्रीम से। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लास्ट लाइन्स हैं हमारी, लेकिन इसके बाद में हम इसे समराइज करने वाले हैं तो स्किप नहीं करना है। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग पेन, और हम यहाँ इस अंधेरी दुनिया में, यानी हम एक इस संसार में रह रहे हैं जहाँ हमें आंखों से दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारे लिए अंधेरा ही है, क्योंकि जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। स्वैप्ड विद कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, कि हमें ये नहीं पता कि कब यहाँ पर संघर्ष हो जाए, क्योंकि यहाँ अंधेरे मैदान पड़े हैं, यहाँ पर लोग कैसे हैं, इग्नोरेंट हैं, इग्नोरेंट आर्मीज की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो क्लैश बाय नाइट, कभी भी किसी भी रात में वो लड़ पड़ेंगे आपस में, यानी दुनिया के अंदर कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए माय फ्रेंड, ट्रू रहना मेरे साथ, सच्चे रहना मेरे साथ, तुम मेरे साथ में किसी भी तरीके का कोई धोखा मत करना, मेरे विश्वास का घात मत करना। इट मीन्स यहाँ पे वो अपने किसी भी लव वन को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे रिलेशनशिप के अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, तभी लाइफ के अंदर पीस रहेगा। तो चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। मेटाफर, डार्कलिंग पेन, यहाँ पे एज ए मेटाफर प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने, जैसा मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ अभी जब आपको बताया तब, कि ये मेटाफर है फॉर द अनसर्टेन एंड कंफ्यूजिंग लैंडस्केप, है ना, संसार जो है अनसर्टेन है और कंफ्यूजिंग लैंडस्केप है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अब करेंगे हम समराइज इस पूरी पोएम को। ठीक है, पोएम को अगर आपने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जानी है, और ये जो समरी है, इसकी जो लाइन्स है, ये आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी की अभी, अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है।
देखिए एक रीड ले लेते हैं सिंपल सा। द पोएम स्टार्ट्स विद ए काम एंड पीसफुल सीन एट द बीच। आप जानते हैं कि बीच का जिक्र हो रहा है, बहुत पीसफुल और बहुत शांत बीच था जब शुरुआत हुई पोएम की। विद द मून शाइनिंग ऑन द स्ट्रेट क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंडिंग वास्ट, यही सब बताया था ना कि चांद जो है चमक रहा है, ये सब वाला वाला, ये सारी चीजें हुई थी। द स्पीकर देन ड्रॉज अटेंशन टू द ग्रेटिंग रोर। उसके बाद में स्पीकर जो है अटेंशन एकदम से हमारी चेंज करता है और क्या कहता है कि देखो, अगर देखना है ग्रेटिंग रोर्स को देखो जो पेवल्स को अपने साथ बहा कर लेकर जा रही हैं, है ना। तो यहाँ एक तरह से हमारे सामने सैडनेस का नोट आ जाता है। फिर वो एग्जाम्पल देता है एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लीज का, जिसने खुद भी सुना था किसे, समुद्र की लहरों को, और समुद्र की लहरों को उसने रिलेट किया था किसके साथ, ह्यूमन मिजरी के साथ में। उसके बाद बात करते हैं वो सी ऑफ फेथ की। सी ऑफ फेथ जो है वो फुल था पहले, कभी ऐसे फुल था, ऐसा लगता था जैसे पूरी की पूरी जो दुनिया है वो रैप हो रखी है एक ब्राइट गिर्डल के साथ में। बट नाउ, लेकिन अभी द स्पीकर ओनली हियर्स, अब तो सिर्फ मेलंकली जो है सुनाई देती है, उदासी सुनाई देती है, यानी फेथ कहीं खो गया है। लॉन्ग विड्रॉइंग रोर एज द रिट्रीट ऑन द वास्ट एज ऑफ द वर्ल्ड, कि अब तो सिर्फ दुख दुख और दुविधाएं जो हैं वो नजर आती है। और फिर एंड में जो स्पीकर है ना, वो क्या बताते हैं कि वो अपने लव से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एड्रेस करते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए हमें ट्रू रहना है, क्योंकि जो ये संसार है जैसा दिखाई देता है, सीम्स सो ब्यूटीफुल एंड न्यू, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी पोएम। आपको अगर वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।